नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट के लिए रिवीजन कोर्सेज जो है वो चल रहा है और हम भूगोल वाले पार्ट के क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें कि एनसीईआरटी से तैयार ये क्वेश्चंस हैं और लगभग 250-300 क्वेश्चन के आसपास की 9 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 10वीं क्लास है। हालांकि बीच में एक सप्ताह का ब्रेक लग गया। कुछ अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, नाते रिश्तेदारी समाज परिवार इनसे बंधा रहता है, तो कुछ पारिवारिक सामाजिक इश्यूज़ थे, तो इस वजह से सप्ताह भर जो है वो उसमें लग गया। हालांकि व्यक्ति कितना ही निरपेक्ष हो, परंतु कुछ परिस्थितियों में कई बार जो है वो सामाजिक ताने बाने हैं, उनको लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे करके तो चलिए अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस खनिज का प्रयोग होता है। तो सीमेंट जब बनाई जाती है तो कच्चे माल के रूप में क्या क्या काम में आता है। तो एक तो चूना पत्थर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए है खनिज, उसको पीसा जाता है। साथ में उसमें जैसे एल्यूमिना, सिलिका और जिप्सम ये सभी होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग किस नदी के तट पर विकसित हुआ है। तो पटसन का मतलब होता है जूट, जूट यानी कि जिससे ये चटाई सूतली आदि बनते हैं। रेशेदार होता है ये, इसको गोल्डन रेशा भी कहते हैं। तो ये अधिकांश भाग किस नदी के तट पर यानी कौन से एरिया में। तो जूट उद्योग आपके ध्यान में रहें, भारत में पश्चिमी बंगाल, उसके अलावा जैसे बांग्लादेश, ये जो एरिया है यहाँ विश्व का सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। तो पश्चिमी बंगाल की हम बात करें तो हुगली नदी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। हुगली नदी पश्चिमी बंगाल में है। और कलकत्ता जो है बंदरगाह है कलकत्ता, वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान में रखना आप इस बात का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो यहाँ पर यानी कि आप यहाँ देखिए कि सोना जो है अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से, मतलब चट्टानें जो है उनके घटने से, अपघटन का मतलब उनके घिसने से, टूटने से। तो ये तो क्लियर सी बात है कि सोना तो ऐसे बनता नहीं है। कोयला भी नहीं बनता है, कोयला तो जीवाश्म से बनता है, तो ये भी नहीं है। बॉक्साइट, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, आगे देखें कौन सा कथन सही नहीं है। मैग्नेटाइट लोहे अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में होता है, यानी बिजली के कोई तार वार वगैरह अन्य इत्यादि में। पहले आपको बता दूं कि लोहा जो है, जैसे हमने देखे थे कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिसकी ट्रिक थी A, B, Li, P, यानी कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसी प्रकार से लोहे के भी 4 प्रकार होते हैं। उसकी ट्रिक ये है लिसा या फिर हेली, हवेली को बोलते हैं ना हेली। तो में से मैग्नेटाइट, हे से हेमेटाइट, ली से लिमोनाइट, लिग्नाइट नहीं है यहाँ, लिमोनाइट है। सा से साइडे राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 जो प्रकार है वो लोहे के हैं, तो ये आप ध्यान में रहें। तो मैग्नेटाइट लोहा इसका उपयोग इसमें होता है। नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये जो समुद्री खनिज है तो समुद्र से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। प्लेसर निक्षेप नदियों के किनारे होते हैं, अब ये आपको बताना सही है क्या, या फिर सही नहीं है तो फिर कहाँ होते हैं। और हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे अयस्क है। तो अयस्क का मतलब कच्चा माल, कच्चा खनिज। लोहे का जो कच्चा खनिज है उसके 4 प्रकार होते हैं लोहे अयस्क के। तो प्लेसर निक्षेप नदियों के किनारे ये नहीं होगा, बल्कि पर्वतों की, जैसे ये पहाड़ी है तो यहाँ की निक्षेप का मतलब क्या होता है, अपघटित जमाव, मतलब जो चीज़ें शेष रह जाती है वो। तो यहाँ प्लेसर निक्षेप का मतलब पहाड़ियों के तल में जो मिट्टी विट्टी होती है उसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। या फिर नदियों के द्वारा जो लाई जाती है डेल्टा क्षेत्र इत्यादि में, तो नदियों के किनारे नहीं होते ये,
नदी घाटियों में, नदी घाटियों में या फिर पहाड़ियों के नीचे वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। कौन सा कारक लोएस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे कक्षा 6 से 12 तक की, और इस बार रीट के लिए किया हुआ है और अन्य एग्जाम्स में भी उपयोगी होंगे। तो लोएस, पहली बात तो ये है कि लोएस होता क्या है। ठीक है, लोएस होता क्या है कि जैसे अपने घरों में आंधी आती है, आप देखते हैं अब तो मानसून आ गया है, तो आंधियों के दौरान कमरा चाहे बंद होना तो भी वो मिट्टी जम जाती है, आपने देखा होगा, हवा के साथ भी मिट्टी आती है। तो ये एक छोटा उदाहरण है। अब मान लीजिए बड़े पैमाने पर आंधियाँ चलती है तो जो मिट्टी विट्टी है, धूल है, वो जम जाती है ज़मीन पर और उससे मैदान बन जाते हैं, मतलब एक कुछ भौगोलिक आकृतियाँ बन जाती है। तो आंधियों के जमाव से, आंधियों से उड़ी हुई जो मिट्टी है उसके जमाव से जो आकृतियाँ मैदान बनते हैं, उसे जैसे मान लो धोरे अपने जैसलमेर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस प्रकार से उसको कहते हैं लोएस, और ये पवन इसका कारक हो जाएगा। और ये जो है चीन में भी कहाँ, विश्व का सबसे बड़ा जो लोएस है वो उत्तरी चीन जो है वहाँ पर है, ध्यान रखना मैदान। किन खदानों का लोह अयस्क यानी लोहे की खान इनमें से, उसका जो लोहा है वो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वहाँ से जापान, दक्षिणी कोरिया आदि साइड में भेजा जाता है। तो विशाखापट्टनम कहाँ है ये भी ध्यान में हो आपके, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर होगा मित्रों बेलाडीला। अब आप कमेंट करके बताओ कि ये बेलाडीला कहाँ है, कौन से राज्य में है। देखो बेलाडीला नाम कैसे पड़ा, बेल का मतलब क्या होता है, सांड बेल, डील मतलब ऐसे शरीर को कहते हैं या उसके कुबड़ को बोलते हैं बेलाडीला। तो बेल के कुबड़ की तरह पहाड़ियाँ हैं, ऐसे बेल के होता ना इस प्रकार से, उन पहाड़ियों के नीचे लोहा पाया जाता है, खनिज, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया। और इसकी ट्रिक ये है कि जो बेल है, बेल के आपको पास में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बेल मार देगा। तो मनुष्य और बेल के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। तो समझ में आ गई आपकी बात, ट्रिक। तो छत्तीसगढ़, या आप 36 बेल याद रख सकते हो, कुछ भी आप ट्रिक से याद रख लेना। लोह अयस्क खानों से संबंधित सुमेलित नहीं है। तो लोहा अयस्क चल रहा है अभी, उसकी खानों हैं, खाने के स्थान है, नाम है। तो बताइए, आप देखें मयूरभंज, बेलाडीला, कुद्रेमुख, रत्नागिरी, कौन सा सही नहीं है। तो मयूरभंज जो है ये यहाँ सही नहीं है। ठीक है, मयूरभंज जो है ना, देखो मयूर क्या होता है, मोर क्या करता है, मोर बैठेगा, नाचेगा, फिर उड़ेगा, उड़ जाएगा। तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा या ओडिशा याद रखना। बेलाडीला, तो बेल्स के साथ में कैसा आंकड़ा होता है, 36 का, छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख, जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारा मूड हो जाता है टकाटक, और मुख जो है वो भी अच्छा हो जाता है। तो एक ट्रिक, जैसे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक, इस हिसाब से। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, यानी जैसे रत्न गिर गया महाराष्ट्र में। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मैदान का मतलब क्या होता है, समतल इलाका। जैसे ये समतल इलाका मान लीजिए, कोई ज़मीन है, अब नदी आई इधर से पहाड़ी से, ठीक है, ऐसे गिरी और मैदानी भाग में आई। तो मैदानी भाग में तो आपको पता है कि नदी एकदम सीधी तो चलेगी नहीं, ज़मीन का उतार चढ़ाव होता है। तो पानी भी आप देख लो घरों में जैसे, तो नदी क्या होगा कि ऐसे फिर इस प्रकार से ऐसे चलेगी, तो ऐसे जैसे सांप चल रहा है। तो नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, तो सर्फ, तो विसर्प, ठीक है, विसर्पाकार, इस प्रकार से उसके चलते रहते हैं। वितरिका किसे कहते हैं, वितरिका तो होती है जैसे इस नदी से कोई एक इधर और निकल गई, इधर, ये वितरिकाएँ हैं। चाप झील किसे कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। हिमानी क्या होती है, हिमानी तो जैसे जो पहाड़ है उन पर जो बर्फ़ जमी है, तो उन बर्फ़ के पिघलने से जो नदी बनती है वो हिमानी। चाप झील क्या होती है, जैसे ये नदी है, ये जहाँ ज़मीन लगभग सीधी होगी, थोड़ी बहुत ढाल होगी, तो वहाँ क्या होगा, ये इस प्रकार से चलेगी। तो कई बार क्या होता है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, फिर है ना क्या होता है कि कई सालों बाद में से कई बार वापस से चेंज हो जाता है इसकी रुख। जैसे मान लो नदी यूँ चल रही है, ऐसे चली, अब कई बार जैसे यहाँ से अब कुछ सालों बाद में जैसे मान लो ऐसे चलने लगी, तो ये ऐसे चाप के आकार की फिर ये झील बन गई और नदी का मार्ग चेंज हो गया। तो चापाकार, जैसे आप चाप काटते थे ना, छोटे थे जैसे गणित में, तो इस प्रकार के जैसे मान लो झील बन गई हो तो उसे चापाकार झील
कहते हैं। कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? समुद्री तरंगें, समुद्र की जो लहरें हैं वो भी ज़मीन पर आ जाती है, कई बार आती है ज़मीन तक, किनारे तक, फिर कुछ आकृतियाँ बन जाती है, तो भूगोल में उनका भी नाम होता है। भाई हम तो केवल इतना, सामान्य व्यक्ति तो इतना ही ध्यान रखता है कि ये समुद्र किनारा है, बीच है, बस फोटो खिंचवा लो, मगर इन आकृतियों के भी नाम होते हैं। तो समुद्री भृगु, तटीय मेहराब, मेहराब क्या होता है? इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है उसे मेहराब बोलते हैं, जो आप देखते हैं ना कुछ महलों में और में, तो इस टाइप की सी कुछ आकृतियाँ। स्टेक तो यहाँ उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो चापाकार झील मतलब इस टाइप की चांद के आकार की, चाप के आकार की झील बन गई। गोखुर, गाय का खुर की तरह भी, तो ये कहाँ होगा? पहाड़ी भागों में तो होगा नहीं, वहाँ तो पानी सीधा गिरेगा नीचे। तटीय भाग है, तटीय मतलब समुद्र के किनारे, वहाँ भी नहीं होगा। तो मैदानी भाग जो है ना वहाँ पर होगा, समतल इलाकों में। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बांध है, तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी के ऊपर है और अपने चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में है। मेटूर, ओंकारेश्वर, नागार्जुन, तो कौन सा सही नहीं है इसमें? नागार्जुन सही है क्या? बिल्कुल। कृष्णा नदी, क्या ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे। कृष्ण जी किसके साथ थे हमेशा महाभारत में? अर्जुन के साथ में थे, तो अर्जुन और कृष्ण याद रहेगा। ओंकारेश्वर, ओंकार, ओंकार किसे कहते हैं? ओम की ध्वनि बोलते हैं ना, ओम, तो इससे क्या होता है? नम्रता आती है, विनम्रता आती है। तो नर्मदा, नम्रता, नर्मदा, नम्रता, तो ऐसे आप याद रख लेना। मेटूर, ये जो है ना ये ताप्ती नहीं है, मेटूर का, मेटूर का मतलब टूर बनाया, कहाँ का? कावेरी का। तो कोई भी आप इसकी एक ट्रिक याद रख लेना, मेटूर का या मेक का, तो ये कावेरी नदी हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर होगा ये, सुमेलित नहीं है, ठीक है। सलाल प्रोजेक्ट, सलाल परियोजना, जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो उत्तर क्या होगा यहाँ? चेनाब, ठीक है, चेनाब नदी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। इसकी भी ट्रिक, लाल, चनों का कलर कैसा होता है? चने, चने आपने देखे होंगे, देसी चने लाल और पीले से होते हैं, तो लाल पीले चने, छलाल। कृष्ण नदी विवाद, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? अभी अभी हमने पढ़ा था, बताइए। कृष्णा नदी, कृष्णा, अर्जुन, नागार्जुन, ठीक है। तो कृष्णा नदी विवाद से संबंधित राज्य, तो कृष्णा नदी जो है, जैसे दक्षिणी भारत है, इसमें 3 बड़ी नदियां हैं। ये दक्षिणी भारत का ही बनाया मैंने केवल, ये श्रीलंका यहाँ, तो इसमें एक तो गोदावरी है, एक कृष्णा है और एक कावेरी है। तो कृष्णा नदी को लेकर विवाद कौन सा राज्य नहीं है? तो इसके एक आप ट्रिक से याद रख लें कि भगवान कृष्ण जो है उनके हम फल वगैरह चढ़ाते हैं, सुदामा और ऐसे, है ना। तो जैसे मान लीजिए आम लेकर आए भगवान के फल चढ़ाने के लिए, आम, और अभी आम की रुत भी चल रही है, ठीक है, आम लेकर आए। आजकल आम का चित्र भी बनाना भूल गए, छोटे थे तो आम का चित्र बनाया करते थे। तो आम लेकर आए, अब कितने लाए? तो कत्ते आम, कत्ते, कितने, कित्ते, है ना, कत्ते आम लाए। तो ये एक आम कत्ते, कोई भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं इसकी। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है। तो ये इसमें जो है केरल इसमें नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि केरल में फिर एक कावेरी आ जाती है, कावेरी इधर से ये ऊपरी रह गई। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। केरल जो है ना, केरल तो देखो यहाँ रह गया, तो इसलिए असत्य कथन को चुने। नदी विवाद तो हो ही जाता है, जैसे मान लीजिए जल है तो कि भी इस राज्य को जल ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, हम लेंगे, ये लेंगे। असत्य कथन जनसंख्या से जुड़ा हुआ, जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। पिरामिड इस प्रकार से जो करते हैं ना कि कितने प्रतिशत क्या है। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वे उत्प्रवासी कहलाते हैं, ध्यान सही है ये। वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। अप्रवासी, अप्रवासी जो लोग बाहरी देश से बाहरी देश से नए देश में आते हैं तो वो अप्रवासी कहलाते हैं।
जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय किसी देश में स्त्री और पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर है। तो संजय पाल सर ने बहुत ही शानदार प्रश्न तैयार किए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको हमारे टेस्ट सीरीज में भी मिलते हैं। इसकी जो PDF है, ये जो PDF है कलरफुल और ये मार्क की हुई, व्याख्या की हुई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपको ये PDF जैसे शॉर्ट में चाहिए, जिसको कि 2 तरीके से जो 15-20 पेज में प्रिंट के लिए दी है आपको, इसी प्रकार की NCERT के नोट्स, क्वेश्चंस, ओल्ड पेपर्स, वो सब आपको रीट नाम से एक जो चिराग नाम का कोर्स है यस गुरु ऐप पर वहाँ मिल जाएगी। डाउनलोड के लिए है, प्रिंट भी करवा लेना आप। तो स्त्री पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर तो ये नहीं होगा, यहाँ पे प्राकृतिक आ गया ना, प्राकृतिक वर्ड। स्त्री और पुरुष जनसंख्या के बीच के अंतर को तो वो लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है, लिंगानुपात। तो ये जो प्राकृतिक वृद्धि दर है ना, ये तो वो हो गई जैसे जन्म और मृत्यु उनके बीच का जो अंतर है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 बच्चों ने जन्म लिया और 102 मर रहे हैं, वहाँ मर गए, तो फिर ये ऋणात्मक वृद्धि दर हो गई। 100 ने जन्म लिया, इलाज अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, ध्यान रखते हैं, और मान लो मृत्यु 80 की हुई, तो 100 जन्म ले रहे हैं, 80 मर रहे हैं, तो 20 बढ़ रहे हैं। अब चाहे वो महीने के हो, चाहे वो किसी के भी हो, एक उदाहरण के लिए। तो प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या वितरण को क्या प्रभावित करता है? जनसंख्या वितरण का मतलब आप देखिए, जैसलमेर में जनसंख्या बहुत बड़ा है फिर भी कम है, जबकि जयपुर या मान लो भरतपुर दौसा छोटा है मगर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ। तो क्या कारण है इसका? तो इसके पीछे कई कारण हैं। मृदा, मिट्टी अगर उपजाऊ होती है तो भी लोग वहाँ बसेंगे, अच्छी फसल होगी। स्थल की आकृति कैसी है, मैदान है कि रेगिस्तान है कि पहाड़ है, जंगल है कि क्या है, वो भी निर्भर करती है। सांस्कृतिक कारक भी निर्भर करते हैं जनसंख्या में, क्योंकि सोच होती है, जैसे कि कई बार जैसे पुत्र प्राप्ति की सोच हो, या फिर किसी धर्म में या किसी मान लो संस्कृति में, किसी कल्चर में अलग अलग विचारधाराएं होती है, समाज की अपनी विचारधाराएं होती है, जो कुछ भी हो। तो ऐसे जो कारक है रीति रिवाज वो भी इसमें होते हैं। तो कुल मिलाकर उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? जनसंख्या में परिवर्तन भी होता है, मतलब परिवर्तन का मतलब या तो वो कम हुई है, या वो बढ़ी है, या वो किसी स्थान से दूसरे स्थान पर लोग गए हैं, तो एक जगह खाली हो गई, दूसरी जगह ज़्यादा हो गए। तो देखो प्रवास, जैसे शहरों में गाँवों से और से आते हैं ना लोग, चारों ओर से आके वहाँ काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो शहर में क्या हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास की वजह से भी बढ़ती है, जन्म से भी बढ़ती है, मृत्यु से भी परिवर्तन तो होगा ही ना, कम होगी, जन्म से बढ़ेगी। तो शिक्षा जो है, जिसका जनसंख्या पर परिवर्तन में मुख्य कारक नहीं है शिक्षा, हालांकि जनसंख्या को कम करने में है इसका रोल, मगर मुख्य कारक नहीं है परिवर्तन में। मानव संसाधन मंत्रालय का गठन MHRD कब हुआ? तो 1985। कार्यरत आयु वर्ग क्या है जिसमें शामिल लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है? यानी कार्य करने की उम्र होती है। हालांकि अब जिम्मेदारी हो तो छोटे बच्चे भी करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी करते हैं, मगर एक सरकार ने एक आयु तय कर रखी है, उनको वर्किंग पावर माना गया है। तो ये उम्र जो है वो है 15 वर्ष से लेके 65 वर्ष की। 15 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष तक को माना है कि वर्किंग कर सकते हैं। हालांकि रिटायरमेंट की आयु 62-60 ही है गवर्नमेंट में, मगर 65 वर्किंग तक माना है। और इससे पहले छोटा बच्चा रहता है और उसके बाद में बूढ़ा हो जाता है। तो 15 से 65। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बिल्कुल। 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अब अंडमान निकोबार में था, वो डूब गया सुनामी के बाद। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सत्य है, आपके जिन विद्यार्थियों के ध्यान में नहीं हो। ये पृथ्वी गोल है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा। तो भारत जो है कर्क रेखा बीच में से गुजरती है, तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 3.4 नहीं है, कितना है?
2.4 है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी हमने पढ़ लिया था, इंदिरा पॉइंट, तो सही है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सही है क्या? गुहर मोती, बताइए। तो ये भी सही है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु मासिनराम, सही है क्या? मासिनराम आप किस लिए पढ़ते हैं जीके में? सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। तो ये यहाँ सही नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है। तो फिर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो, पूर्वी, ये है ना वी, तो वी से कीवी, कीवी नाम सुना आपने? कीवी, कीवी थू, कीवी आती है ना चिक्कू के जैसी सी, प्लेटलेट्स बनाने के लिए कोरोना काल में, और काफ़ी थी, एक पीस आता है 25-30 रुपए का कीवी। तो कीवी थू, ऐसे ट्रिक से आप याद रख लेना। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल में ही होगा ये संभवतः। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में नहीं फैला हुआ है? तो पुडुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और इनसे बनता है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ये 4 है इसमें। तो कौन सा नहीं होगा? तो जैसे दक्षिणी है भारत, तो इसमें देखो इधर केरल है, तमिलनाडु है, और ये पूरा आंध्र प्रदेश है ये। तो इसमें तेलंगाना जो है ना ऊपर साइड में रह जाता है, तो समुद्र के किनारे, समुद्र लगता नहीं है इसके, पुडुचेरी के तो तट लगता है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। भारत कौन से भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? मतलब पड़ोस में देश भी है और समुद्र भी है। तो इसमें आप देखिए, जैसे गुजरात है, और कौन सा है बताओ? जैसे गुजरात है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है। तो गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान भी है, समुद्र भी है। तो ऐसे पश्चिमी बंगाल, तो इसके समुद्र भी है और बांग्लादेश भी है। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। असत्य कथन को चुने। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। कई विद्यार्थी पाक नाम देखकर सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे दक्षिण भारत का मैप देखते हैं और ये यहाँ श्रीलंका है, तो ये जो जल संधि है ना बीच में, ये पाक जल डमरू बोलते हैं इसको। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से, सही है क्या? बच्चा बच्चा जानता है, 9 से नहीं 8 से। ठीक है, 8 राज्यों से। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र, मित्र यानी दोस्त, मित्र का पंजा, जैसे आप दोस्त से हाथ मिलाते हैं, पंजा मिलाते हैं ना, तो पंजा की वजह इसको पंझा कर दो। तो कई बार क्या होता है, गुम गया वो, गुमराह। 6 और भी कोई आपके पास ट्रिक होगी तो ये मित्र ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वो पूर्वी राज्य है ना, पूर्वोत्तर, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मिजोरम और त्रिपुरा, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ये केवल ऐसे सहायता के लिए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो ये हो गए इसमें। चीन की सीमा से मेघालय की सीमा नहीं लगती। ठीक है, बढ़िया बात है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। देखो भारत जो है ना, भारत की लंबाई ज़्यादा है, राजस्थान की हाइट कम है, भारत की हाइट ज़्यादा है। तो अब इसमें देखिए लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी, ऐसे प्रश्न आए ना तो आप ऐसे कच्चा मानचित्र बना के दिमाग में करके कर लिया करो। नहीं क्या होता है, हम जल्दबाजी में, रियल में अगर एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सावधान, फटाफट जैसे ऐसे मानचित्र बनाया और लिख लिया कि ये उत्तर दक्षिण, तो कितनी है 29, 33, 32, 14, 32, 14, और ऐसे हैं 29, 33। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं था, ये नहीं था। असंगत विकल्प को चुने। कंचनजंगा भारत का ऊंचा पर्वत, तो कहाँ पर है बताइए। तो कंचन का क्या मतलब होता है, कंचन यानी होता है सोना, और सोने के क्या बनते थे पहले, सोने के सिक्के चलते थे। तो सोने के सिक्के, कंचन सिक्के, सिक्के मतलब अब आप समझ गए होंगे। तो मेघालय नहीं होगा, क्या उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। मकालू नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है।
असत्य कथन को चुना। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। देखो जैसे नदी है, नदी मैदान में चौड़ी होती जाती है, आपको पता है, क्योंकि जब पानी सीधा बहेगा ना तो चौड़ाई होगा, ढाल में तो वो चला जाएगा नाले की तरह, सीधा बहेगा तो फैलेगा। तो ये इतनी फैल गई समुद्र में क्या, असम में, कि बीच का फिर है ना, बीच में खाली ऊंची जगह थी वो खाली रह गई। जैसे मान लो ये स्थान बिना पानी के रह गया, बाहर से नदी जा रही है, तो ये क्या बन गया, नदी के बीच में द्वीप बन गया, इधर पानी और बीच में ज़मीन, तो द्वीप। तो नदियों के बीच का सबसे बड़ा द्वीप विश्व का वो माजुली है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, और वो आसाम में स्थित है। ठीक है, आसाम और ब्रह्मपुत्र, तो ये तो सही है। उत्तर पूर्व के मणिपुर राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, सही है क्या बताओ। तो मोलेसिस बेसिन कुछ कोई मैदान होगा, तो मणिपुर नहीं है यहाँ पे आपको मिजोरम याद रखना है, मिजोरम। मोन पा डफला अबोर मिश्मी निशी नागा आदि उत्तर पूर्वी भारत के जनजातियां हैं। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब जैसे ये जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, ये वाले, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। ये उत्तर, ये पूर्वी, तो ये उत्तर पूर्वी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को निरूपित करता है। बुग्याल क्या है, ऊंचाई पर, हिमालय वाले क्षेत्र में ऊंचाई पर जो घास के मैदान है, हरे भरे, ऊंचाई पर भी भेड़ें वगैरह चरती है, उसे कहते हैं। तो ये सब सही है, और ये यहाँ पर सही नहीं था, ये इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब ये दर्रे हैं, जैसे नाथुला, सही है क्या, नथु से कहा, नथु लाओ सोने के सिक्के लाओ, कंचनजंगा याद था ना अभी, तो नाथुला सिक्किम। लिपु लेख उत्तराखंड, देखो जो लेख लिखे हुए हैं वो टलेंगे नहीं, और उन सब का हिसाब होगा हरिद्वार में, उत्तराखंड में। नीति दरा, नीति से अगर आप उतर जाएंगे तो अनीति हो जाएगी, तो नीति से उतरना नहीं है, समझ गए आप। सिप कीला, सिप यानी भेड़ होता है वैसे, तो सिप भेड़ें सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी आप याद रख लें। तो यहाँ पे नीति से उतरना नहीं है, तो उत्तराखंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं था। ठीक है, इसको काट देते हैं, सुमेलित नहीं था। तो आगे, भारत में जंगली बकरी थोड़ी खतरनाक होती है, सींग बड़े बड़े होते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। असत्य कथन को चुने। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मासिनराम, अभी हमने पढ़ा था। भारत में अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते मानसून की वर्षा होती है, बताइए कौन सा सही है। मानसून अभी आ चुका है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून जब वापस आता है तब होती है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब वहाँ वर्षा हो नहीं पाती, पहाड़ियाँ हैं कुछ, तो जाते वक्त मानसून पहाड़ियों के पास से चला जाता है, तो ये तो सही है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। वैसे तो कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा है वो उष्ण यानी गर्म कटिबंध है, कर्क रेखा के ऊपर वाला जो है वो है उपोष्ण, मगर कुल मिलाकर भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। उष्ण और उपोष्ण ये भी हो गई आदि आदि, मगर बोलचाल में मानसूनी। क्यों? क्योंकि मानसून आते ही मौसम ठीक हो जाता है, फिर धीरे धीरे ठंड हो जाती है, तो फर्क पड़ता है उसका। भारत के अधिकांश भाग में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो अधिकांश भाग में उष्ण कटिबंधीय गर्म इलाके वाले वर्षा। पहली बात, अधिकांश भाग में उष्ण है ही नहीं, उपोष्ण इलाका है। फिर आगे जम्मू कश्मीर में कुछ ठंडा भी इलाका है, तो अधिकांश भागों में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन। तो वर्षा वन तो होते हैं 12 महीने हरे भरे रहे, वो तो केरल वाला इलाका, तटीय इलाका, वहाँ पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर भारत में यही है। तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा, इसमें गलत वो था। असत्य कथन को चुने। वन्य जीव सप्ताह है भारत में सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, बताओ सही है क्या, आप विचार करो। मैंग्रोव वन भारत में मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन और अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पहले बता दें मैंग्रोव वन होते क्या है। मैंग्रोव वन होते हैं
जहाँ दलदल सी हो, मतलब नदी है वो समुद्र में मिल रही है, तो वो जो इलाका है उसे कहते हैं डेल्टा। जैसे नदी है और ये आ रही है और आके ये समुद्र मान लो इसमें मिलती है, तो क्या वो फैल जाती है ऐसे, क्योंकि वो खुला इलाका होता है, सीधा मैदान होता है, तो पंजानुमा आकृति बन जाती है। तो नदी जहाँ समुद्र में मिलती है वो वाला स्थान कहलाता है डेल्टा। तो इस डेल्टाई क्षेत्र में इस पानी और दलदल में बहुत सारे पेड़ उगे होते हैं, उन पेड़ों को कहते हैं मैंग्रोव वन। तो ये पश्चिमी बंगाल में है और सुंदर वन, सुंदरी वृक्ष है वहाँ, उनको सुंदरवन बोलते हैं और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो ये सत्य है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, सही है क्या? तो बिल्कुल अरबी भाषा से हुई है। मानसून के बारे में सबसे पहले अरब जो थे उन लोगों ने ही इसके बारे में पता किया था। किसी स्थान की जलवायु, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, स्थान की स्थिति उच्चावच पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जलवायु मतलब वहाँ पर कैसी बारिश हो रही है, कैसा वातावरण है, तापमान कितना है। तो राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, तो समुद्र से दूरी है। ऊंचाई जैसे हिमाचल प्रदेश है या माउंट आबू है या जम्मू कश्मीर है, ऊंचाई तो ठंडा रहेगा कि ऊंचाई पे तापमान कम होता है। ठीक है। स्थान की स्थिति कैसी है, उच्चावच, ज़मीन ऊंची नीची, तो इन चीज़ों का प्रभाव जलवायु पे तो पड़ता ही है। तो ये भी सही है। तो फिर सही कौन सा नहीं है? तो सही फिर ये नहीं है, पहले वाला। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 1 नंबर, जिसमें वन्य जीव सप्ताह है सितंबर ना होके यहाँ पे हो जाएगा OCT, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट। अब आज मानसून, आज हमारी बारिश हुई है लगभग कितने 4-4, 5-5 अंगुल ऐसे बोला करते हैं, मतलब यानी मान लो कि 2-3 इंच या फिर कुछ सेंटीमीटर में। आपकी भी हुई है क्या बताना। तो मानसून के प्रश्न भी चल रहे हैं अभी आज। तो मानसून का प्रस्फोट मतलब फटना, मानसून का आना और तेज़ बारिश होना के लिए जिम्मेदार माना जाता है कौन? बताओ देखें, कैसे माना जाता है? पश्चिमी जेठ धारा, ला नीना, पूर्वी जेठ धारा, व्यापारिक पवन है। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा इसका? यहाँ उत्तर हो जाएगा पूर्वी जेठ धारा। ठीक है। अब ये PDF आपको मिल रही है टेलीग्राम पे, और इसकी कंप्लीट PDF सारे क्वेश्चन 350 प्लस NCERT नोट्स प्लस ओल्ड पेपर आपको रीड के कंप्लीट, साइको, हिंदी, सामाजिक सब, तो वो आपको मिलेंगे। इस मात्र 95 का ये कोर्स है। इस पर आप क्लिक करना, इस पर आप टच करना है इस PDF के, आप खुल जाएगा, या फिर यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको मिलेगा। और मिलते हैं क्लास 11 में। क्लास 11 के साथ ही ये जो 350 क्वेश्चन की क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम शिक्षण विधियाँ जो है वो रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।